गुड मॉर्निंग। आज एथिक्स सीरीज़ के नए वीडियो में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो कंसेप्ट्स हमने इंटीग्रिटी के सीखे हैं उनका एप्लीकेशन क्वेश्चंस के हिसाब से कैसे होगा। तो इसके लिए हमने प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं और क्वेश्चंस उठाने के बाद पहला क्वेश्चन तो सैद्धांतिक पक्ष वाला क्वेश्चन हमने उठाया है ताकि आप आराम से समझ लें कि आपने जो अंडरस्टैंडिंग प्राप्त की है उस अंडरस्टैंडिंग को आप कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस अप्रोच करने में। हमने पहला 3 लाइन में बताया है कि यूपीएससी आपके इंटीग्रिटी के एटीट्यूड और अप्रोच को देख रहा है। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि इस चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आप एक चीज़ को मानिए कि ये जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ दिस इज़ नथिंग बट द ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ एथिक्स और इसका यूज़ ये जो पेपर का जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपको धीरे धीरे रिवील होगा। पहले आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि कॉन्सेप्ट क्योंकि मार्केट में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। उससे क्या होता है कि जनरल जो कॉन्सेप्ट्स है उससे अगर बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता है तो आपको थोड़ी घबराहट होती है, पर विश्वास मानिए कि हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स इज़ ओनली दिस और इसको ही आपको करना होगा। और दूसरी बात कि आप कमेंट ज़रूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मोटिवेशन बढ़ता है। कमेंट अगर करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है उसका जवाब मैं दूंगा। कमेंट करने से क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट हमें क्या करना है ये हमको धीरे धीरे समझ में आएगा। तब आते हैं पिछली वीडियो में हमने आपको बहुत ब्रीफ वे में आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हमने इंटीग्रिटी और प्रोबिटी के बारे में बताया। इंटीग्रिटी जैसा कि हम जानते हैं कि क्वालिटी ऑफ बीइंग वन विदाउट गेटिंग डिवाइडेड, ये हमने बता चुका हूँ और आप पिछली वीडियो को देख लें, इसकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात कि हमने बताया कि ह्यूमन बीइंग 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ऐसा फिलोसफर्स मानते हैं। पहला है ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, जहाँ से यूनिवर्सल आउटलुक निकलता है, सिंपैथी निकलता है और वहीं से एथिक्स निकलता है। और उसी के हिसाब से आपका जो सेकंड पोर्शन है माइंड, उसको आपको कंट्रोल करना है। और आगे आपको बताएंगे कि कंट्रोलिंग ऑफ माइंड इज ओनली मोरालिटी, दैट्स वाई मोरालिटी गॉट्स बिकम इंडिविजुअल। उसके बाद आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना है और इन दोनों को ट्रांसेंडेंटल रियलिटी के हिसाब से आपको कंट्रोल करना है ताकि आप एक एथिकल वे में समाज में यूनिवर्सल आउटलुक से काम कर सकें। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोबिटी, कंप्लीट एंड कन्फर्म्ड इंटीग्रिटी इज कॉल्ड प्रोबिटी। प्रोबिटी को हमेशा पूछिएगा कि पब्लिक लाइफ में उसका इस्तेमाल कैसे होगा। पब्लिक लाइफ में 2 तरह से इस्तेमाल होगा। एक तो आप पर्सनली करेंगे, तो पर्सनली के लिए मैंने आपको बताया है ट्रूथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जेन्युइननेस और ट्रूथफुलनेस, जेन्युइननेस और फेयरनेस। इन 4 आस्पेक्ट, इन चारों का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। चारों के आस्पेक्ट से आप अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी को चेक करेंगे। दूसरा चीज़ कि एज ए पब्लिक सेक्टर, एज ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन को किस आधार पे सजाया जाए ताकि उसमें आपको अपने इंटीग्रिटी को फलित करने में ज़्यादा आसानी हो। तो उसके लिए हम लोगों को 3 फेज में 3 चीज़ों पे ध्यान देना है: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस।
इन तीनों को देंगे, इन तीनों के एस्पेक्ट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस को सजाने से वो इंटीग्रिटी के हिसाब से काम करेगा। और दूसरा चीज़ इसमें एक और प्रश्न उठता है कि हाउ टू अचीव इंटीग्रिटी को प्राप्त कैसे किया जाता है। ये मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, इसलिए यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि इंटीग्रिटी इज ए सब्जेक्ट विच कैन बी एक्वायर्ड बाय डीप रिफ्लेक्शन। और इस सेंस में ये रिफ्लेक्टिव नॉलेज है। अब सबसे पहले इसमें आपको ये समझना होगा कि डीप रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन, जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो आपके दिमाग का एक कोना आपको देख रहा होता है। उसी देखने से आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और यही जो रिफ्लेक्शन का जो एस्पेक्ट है, यही एस्पेक्ट आपको जानवरों से अलग करता है। क्योंकि जानवर परसीव एंड एक्ट, और ह्यूमन बीइंग परसेप्शन, एनालिसिस एंड देन एक्शन। इस एनालिसिस को अगर आप डीपली फॉलो करेंगे तो आप धीरे धीरे यूनिवर्सल आउटलुक में जाए बगैर नहीं रह सकते। यूनिवर्सल आउटलुक में जब आप जाएंगे, अब अगर आपका रिफ्लेक्शन एक कॉमन मैन की तरह है तो नॉर्मली बिहेव करेंगे। अगर आपका रिफ्लेक्शन इंटेलेक्चुअल्स की तरह है, प्रोफेसर वगैरह की है, तो आप डिफरेंटली बिहेव करेंगे, नो डाउट। और तीसरा कि अगर आपका रिफ्लेक्शन एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स और इन लोगों की तरह है तो आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन बढ़ाने का एकमात्र कारण है कि इंटेंसिफाइड अवेयरनेस से आप कोई काम करें। यही आपके ये इंटीग्रिटी को आपके अंदर बढ़ाएगा। ये कुछ नहीं बल्कि एक रियलाइज्ड नॉलेज है। नॉलेज पहले उसको रिफ्लेक्शन में लाते हैं, और रिफ्लेक्शन में लाने के बाद आपको करना क्या है कि उसको रियलाइज़ करनी है, उसके हिसाब से माइंड और बॉडी को प्रैक्टिस करना है। यही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट है। दूसरा चीज़, इसके लिए आपके माइंड को काम और रिपोज होना चाहिए। कामनेस जो है सो शांत बुद्धि को कहते हैं कामनेस। और दूसरा चीज़ है कि रिपोज्ड का मतलब होता है कि वो माइंड जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस से फ्री हो। एंग्जाइटी और स्ट्रेस से क्यों आता है? अगर मन में कन्फ्लिक्ट है, अगर आप डिवाइडेड होकर काम कर रहे हैं, पर्सनल गेन के लिए आप करना चाहते हैं, पर समाज का जो एथिक्स है वो कहता है कि पर्सनल गेन से ज़्यादा बेहतर है कि आप एथिकली बिहेव कीजिए, इससे कॉन्फ्लिक्ट आता है। अगर आपका पर्सनल गेन करने का सीन नहीं बन रहा है तो एंग्जाइटी आएगा, डिप्रेशन आएगा। खैर ये सब आगे का विषय है, तो ये मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। दूसरी चीज़ एक और, क्वेश्चन पे आने के पहले एक और बता दें कि बेनिफिट्स क्या है इंटीग्रिटी में रहने का। ये सिंपैथी बढ़ाएगा आपका, इम्पार्शियल सिंपैथी जैसे ही बढ़ेगा। सिंपैथी क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब एग्जिस्टेंस और ट्रांसेंडेंटल रियलिटी के लेवल पर जब हम ये देखेंगे कि हमारा जो है सब लोगों से साम्यता है, एकता है, तो सिंपैथेटिक होंगे। डिफरेंट क्यों सोचते हैं? क्योंकि सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश क्यों आता है? वो माइंड में ईगो के कारण आता है। तो ईगो को सेट करना है, सेट इन द सेंस कि ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि वो यूनिवर्सल आउटलुक में सोचे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा चीज़, जैसे ही आप सिंपैथेटिक होंगे आप में इम्पार्शियलिटी आएगा। इम्पार्शियलिटी आएगा, उसी से यूनिवर्सल आउटलुक निकलेगा। उससे जब यूनिवर्सल आउटलुक निकलेगा तो आप अनड्यू प्रिविलेजेस नहीं लेंगे। अनड्यू प्रिविलेजेस नहीं लेंगे तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे हारमोनियस ग्रोथ के लिए। हारमोनियस ग्रोथ होगा तो आपका माइंड कन्फ्लिक्ट फ्री होगा, और कन्फ्लिक्ट फ्री होगा तो सेरेन पीस आएगा और हैप्पीनेस आएगा, जो आपका गोल है इंटीग्रिटी का। और हैप्पीनेस के लिए एक अलग क्लास है। दूसरी बात
कि हैप्पीनेस के बाद जो है, जैसे ही आपका माइंड सेरेन पीस में आएगा, आप ये रिसर्च से प्रूव्ड है कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करता है। कोऑर्डिनेशन पावर, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स को कैसे कोऑर्डिनेट करना है एक जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो इम्प्रूव करता है। प्लस कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इम्प्रूव करता है, यानी अंतर्द्वंद से आप मुक्त होते हैं, और अंतर्द्वंद से ही मुक्ति के लिए केस स्टडी दिया जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक पूछा गया है कि इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस कंटेक्स्ट में वो क्या है। तो आप जब अपनी ड्यूटी को पर्सनल और आउटर इन्फ्लुएंस को से प्रभावित हुए बगैर परफॉर्म करते हैं पूरी ईमानदारी से, तो उसका पब्लिक सर्विस में काफ़ी योगदान हो जाता है। यानी कि कन्फर्मेशन विथ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्वेश्चन जो आया था, ये 20 वर्ड का क्वेश्चन था, तो आप उसी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे इसको इसी हिसाब से सजा लेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ऑब्जेक्टिविटी भी इंटीग्रिटी का पार्ट है। अभी तो मैंने आपको जस्ट सिलेबस के अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटीग्रिटी को बताया है। इंटीग्रिटी अभी बहुत रिवील्ड होगा और बहुत इलाबोरेट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी, यू विल सी ओनली मेरिट। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है, जब आप इम्पार्शियल होंगे तभी तो सिर्फ मेरिट देखेंगे। अगर आप इम्पार्शियल नहीं होंगे तो सिर्फ मेरिट कैसे देखेंगे? उसमें फिर अपना पर्सनल डिज़ायर अंदर डालेंगे। दूसरा चीज़ है, तीसरा क्वेश्चन पूछा था, ये सब 20 वर्ड वाला क्वेश्चन था, करेज ऑफ कन्विक्शन, करेज ऑफ बिलीविंग इन योर पर्पस स्ट्रांगली। जब आप किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक लाइफ में आप किसी पोस्ट को होल्ड करते हैं, तो एज ए इंटीग्रेटेड पर्सन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेंगे, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिलीव करेंगे। इसके लिए आप ट्रूथफुल होंगे, फेयर होंगे, जेन्युइन होंगे, और उसके बाद चौथा ट्रूथफुल, फेयर, जेन्युइन और स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। इन सब का मीनिंग मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। उसके बाद अब हम आते हैं कि और जो आपका मोटिव फोर्स होगा वो ट्रांसेंडेंटल रियलिटी से आएगा, क्योंकि आपने रिफ्लेक्स से अपने ट्रांसेंडेंटल रियलिटी को काफ़ी मजबूत कर लिया है, और उसी की आवाज़ सुनते हैं। यही बाद में अंतरात्मा की आवाज़ वाली बात होगी कि अगर आपका वो वीक रहेगा तो ट्रांसेंडेंटल रियलिटी फिर भी कुछ न कुछ आपको यूनिवर्सल आउटलुक का इम्पल्स भेजता रहता है। खैर वो सब बात की बातें हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो लेते हैं, एक लिंकन का स्टेटमेंट आया था। कि नियरली ऑल मैन कैन विथस्टैंड एडवर्सिटी, बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट द मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। ये क्वेश्चन आया था। अब इनका कहना है कि एडवर्सिटी में आदमी जो है वो बहुत बंधा होता है, बहुत ज़्यादा काम करने का स्कोप उसके पास होता नहीं। वो बस सरवाइव के लिए कुछ युक्तियाँ और युगत भिड़ाते रहता है। वो आपको ईमानदार भी लग सकता है, जब उसके हाथ में कोई पावर है ही नहीं तो वो अपने को पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, तो वो आदमी आपको ईमानदार दिख सकता है। अब दूसरा कहता है कि अगर उसका कैरेक्टर चेक करना है तो आप उसको पावर दे दीजिए। पावर देने का अर्थ हुआ, यहाँ पे पावर देने का मतलब हो गया कि आप उसको किसी पद, प्रतिष्ठा, पब्लिक लाइफ कहीं पे आप उसको बैठा दीजिए। जब उसको आप बैठाएंगे तो उसको वर्क अगर करता है इम्पार्शियलिटी से, यूनिवर्सल आउटलुक से, तब तो वो इंटीग्रेटेड पर्सन है। लेकिन यहाँ एक और वर्ड आया है, कैरेक्टर। उसके कैरेक्टर की टेस्ट हुई। अब कैरेक्टर क्या है?
दिस इज़ अगेन मैटर ऑफ एथिक्स विच विल बी रिवील्ड लेटर ऑन, लेकिन यहाँ आपको ब्रीफली बता दें कि एक ह्यूमन बीइंग का जो एक्सपोजर है लाइफ का, एक एक्सपोजर है लाइफ का, एजुकेशन से, फैमिली से, सोशलाइजेशन से, डिफरेंट तरह का, वो अगर ये सारा अच्छा है, उसका बचपन से अगर अच्छा है तो उसके माइंड में हमेशा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अगर बुरा है तो बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। तो सम टोटल ऑफ इंप्रेशन ऑन योर माइंड इज कैरेक्टर। सम टोटल मतलब कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव में, अगर पॉजिटिव ज़्यादा हुआ और नेगेटिव कम हुआ तो उसका पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, अगर नेगेटिव ज़्यादा हुआ तो नेगेटिव कैरेक्टर होगा। तो आपको ये देखना है कि सम टोटल ऑफ कैरेक्टर जब बार बार उसी से आपका एक्सपोजर होगा तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद वो बाद में सबकॉन्शियस माइंड से हैबिट की तरह इम्पल्स के रूप में आपके पास बार बार आएगा, वही आपका संस्कार होगा। वो संस्कार आपका विल पावर क्रिएट करेगा और विल पावर से आप एक्ट करते हैं समाज में। तो जब आपको पावर मिला हुआ है, पूरी तरह से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने आप को, तो उसी समय दिखेगा कि आप गुड बिहेवियर, यूनिवर्सल आउटलुक, सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक, अल्ट्रुइज्म, किससे आप वर्क कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि आप इन सब चीज़ों से वर्क कर रहे हैं तो आप गुड कैरेक्टर के होंगे, और अगर निगेटिवली कर रहे होंगे तो आपका नेगेटिव कैरेक्टर होगा। तीसरा प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। ये आप देख रहे हैं कि इंटीग्रिटी के कॉन्सेप्ट्स को कैसे, एक एरिस्टोटल का स्टेटमेंट आया था कि ब्रेवर मैन इज़ वन हु ओवरकम हिज डिजायर। डिजायर से यहाँ ये मानना चाह रहे थे कि कामना को जनरली नेगेटिव सेंस मतलब सेल्फिशनेस के रूप में लिया है इन्होंने। अब डिज़ायर क्यों आता है मन में? डिज़ायर मन में आता है अगर एक्सट्रीमली आप सेल्फिश होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डिज़ायर, बेसिकली ये नेगेटिव डिज़ायर की बात कर रहे हैं। सेल्फिशनेस के अगर आप माइंड से वर्क करेंगे, ईगो ज़्यादा पावरफुल है, ईगो पावरफुल है तो आप सेल्फिशनेस में एक्ट करेंगे, हमेशा अपने बारे में ही सोचेंगे। लेकिन अब इनका कहना है कि ब्रेवर मैन वो होगा जो, अब ब्रेवर मैन, आप माइंड का नेचुरल टेंडेंसी है रिएक्ट करने का, कोई सिचुएशन आया रिएक्ट करने का, और रिएक्ट वो हमेशा अपने बचाव में करता है, यानी सेल्फिशनेस का पुट है यहाँ। बचाव से भी बहुत ज़्यादा अब वो एक्यूमुलेट करने लगता है चीज़ों को कि बाद में बचाव करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे वो लालच में तब्दील हो जाता है, लालच में तब्दील हो जाता है। लेकिन आपके अंदर अगर रिफ्लेक्स होगा, जो मैंने बताया, एनालाइजिंग पावर होगा, आप कॉन्स्टेंटली इंटेंस विटनेसिंग, प्रत्यक्ष एकदम हमेशा ताकतवर ढंग से आप विटनेसिंग या साक्षी भाव जिसको कहते हैं, साक्षी भाव में अगर आप रहेंगे और रिएक्ट ना करके एक्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा। माइंड का नेचुरल टेंडेंसी है, हजारों लाखों इवोल्यूशन, एनिमल के इवोल्यूशन का इंप्रेशन लेकर के माइंड आपका आया, और वो आपको हमेशा फोर्स करता है कि सेल्फिश सोचो, सेल्फिश सोचो। उसको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। तो जब आप वाकई में उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो वास्तव में आप बहादुर होते हैं। एक बार गांधी का भी क्वेश्चन इससे पूछा है कि माफ़ करना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर काम है रादर देन कि वो दूसरे एस्पेक्ट में हम डील करेंगे आपसे। अभी तो एक ही पेपर का क्वेश्चन डिस्कस कर पा रहे हैं आपसे क्योंकि समयाभाव है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पावर चाहिए अंदर का, आपको विल पावर डेवलप करना होगा, आपको कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्स में रहना होगा। रिफ्लेक्स में ही नहीं, डीप रिफ्लेक्स में रहना होगा। डीप रिफ्लेक्स में आप रहेंगे तो कॉन्स्टेंट आप अलर्ट रहेंगे कि कहीं कोई गलत चीज़ अंदर ना आ जाए, क्योंकि जैसे ही आप रिफ्लेक्स में नहीं रहेंगे तो आप तुरंत जानवर हो जाते हैं। परसीव एंड एक्ट, परसीव एंड एक्ट, एनालिसिस पार्ट जो है सो डिम हो जाता है, काफ़ी डिम हो जाता है। और जब आप रिफ्लेक्शन में रहेंगे तो आपका एनालिसिस पार्ट काफ़ी हो जाता है। आज इतना ही, और बाकी अगले वीडियो में केस स्टडी के साथ मैं आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि यही सिद्धांत है कैसे वो केस स्टडी में अप्लाई होगा। 2 केस स्टडी, 3 केस स्टडी, जो भी संभव होगा मैं कर दूंगा।
और आग्रह है लोगों का कि वीडियो को शॉर्ट बनाया जाए, इसलिए आपसे विदा लेते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट ऑन वीडियो, कमेंट इज़ मस्ट। वही मुझे बताएगा कि आपको और क्या दिक्कतें आ रही हैं मेरे और आपके बीच की कम्युनिकेशन में, वो कमेंट आपका ज़रूरी है। अगर कोई प्रश्न उठते हैं, आप प्रश्न भी पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और तीसरी बात कि लाइक शेयर कंटेंट करें, ये मोटिवेट करेगा और तब मैं आगे आकर के आपसे फिर से मिलता हूँ। अच्छा, नमस्कार। कॉन्साइंस आईएएस को आगे बढ़ाएं, ये मैंने एक व्यक्तिगत रूप से मूवमेंट शुरू किया है और आप आकर के देखें।